सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बिलियन। बिलियन के बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं क्योंकि इसका पहले मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ाने वाला हूं इस वीडियो में। उसके बाद इसी वीडियो में आपको इसके नीचे आपको क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं और मैं आपको बता दूं कि पॉलिटेक्निक का ये जो चैप्टर है ना, बहुत ही पकड़ वाला चैप्टर है। मतलब आपका जो क्वेश्चंस होगा ना, यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस फंसने वाले हैं हूबहू बहू। ठीक है, तो ये चैप्टर छोटा है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बट इसका जो है ना क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो इस चैप्टर को आसानी से पढ़ लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बिलियन। विलियन, इसका चैप्टर का नाम क्या है? विलियन। अगर चैप्टर का नाम बिलियन है तो बिलियन के बारे में सबसे पहले जानना जरूरी होगा। ठीक है, बिलियन को हम दूसरे रूप में क्या कहते हैं? घोल। घोल क्या? किसी भी चीज को मिलाना है, किसी भी दो चीज को मिला रहे हो मतलब आप घोल कर रहे हो। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन। इंग्लिश में क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब तो समझ ही गए होगे। ठीक है, आप देखो बिलियन, विलियन होता क्या है? बिलियन के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? आइए समझते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला प्रकार क्या होता है? आपका विलायक। ठीक है, विलायक क्या होता है उसके बारे में भी नॉलेज लेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रकार क्या होता है आपका? विलय। विलय क्या होता है इसके बारे में भी हम अच्छी तरीके से नॉलेज लेंगे। देखो, विलायक क्या होता है? जो कि अधिक मात्रा में होगा। अगर कोई भी दो चीज मिला रहे हो ना, उसमें से जो अधिक मात्रा में होगा उसे हम क्या कहेंगे? विलायक। विलायक के बारे में समझ में आया? विलायक क्या होता है? जो अधिक मात्रा में होता है। जैसे अगर मैंने पानी और चीनी मिलाया, ठीक है, तो जो पानी होगा वो अधिक मात्रा में होगा तभी तो चीनी घुलेगा। ठीक है, तो अगर चीनी ज्यादा हो जाएगा तो पानी में घुलेगा? नहीं घुलेगा ना। तो उसी प्रकार आपको मैं बता रहा हूं, पानी और चीनी को मिला रहे हो, जो पानी की मात्रा क्या है? अधिक है, तो वो क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। अब विलय, विलय क्या होगा? विलय जो चीनी है, चीनी की मात्रा क्या है? बहुत कम है। क्या है? चीनी की मात्रा क्या है? बहुत कम है, मतलब वो क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा। ठीक है, कम मात्रा में जो होगा वो विलय होगा। ठीक है, आइए समझते हैं। जैसे यहां पर देखो क्या हो जाएगा? विलायक के रूप में क्या क्या चीज ले सकते हैं? जैसे पानी हो गया, अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, ये सब विलायक के रूप में हम ले सकते हैं। लेकिन विलय के रूप में, विलय के रूप में आप देखो, चीनी मैंने आपको बताया ऑलरेडी, नमक, आयोडीन, ये सब आप लोग क्या ले सकते हो? विलय के रूप में। किसके रूप में? विलय के रूप में, मतलब कम मात्रा में। ठीक है, आप देखो, आइए समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया हूं। जो पानी है ना, यहाँ पर देखो, शरबत आप बनाते हो, पानी और चीनी से क्या बनाते हो? शरबत बनाते हो ना। आप बताओ, मैंने आपको बताया क्या था कि पानी क्या है? विलायक है। मैंने आपको बताया था ना कि पानी विलायक है और चीनी क्या है? विलय है, और जो शरबत बनेगा वो विलियन बनेगा। मतलब दो चीज समझ लो, यहां पर समझ लो, अगर विलायक और विलय, ठीक है, विलायक और विलय को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? हमारा विलियन बनेगा। तो यहां से एक सूत्र बनता है। ठीक है, क्या बनता है? यहां से एक सूत्र ये बन जाता है आपके केमिस्ट्री में। ठीक है, तो इस सूत्र को आपको याद कर लेना है। ठीक है, अगर मैंने विलायक और विलय को मिला दिया तो हमारा क्या बनेगा? विलियन बनेगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलो अब विलियन, अब विलियन का परिभाषा समझ लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, यहां से आपके क्वेश्चंस फंसने वाले हैं। ठीक है, देखो विलियन, विलियन यहां पर दिया गया है। विलियन एक प्रकार का एक मिश्रण है। ठीक है, क्या है? एक प्रकार का एक मिश्रण है जो दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से बनता है। ठीक है, विलियन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाओगे तो वो विलियन बनेगा। ठीक है, आइए समझते हैं। देखो दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को समझते हैं। देखो क्या कह रहा है? विलियन में एक पदार्थ की मात्रा कम होती है और दूसरे पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, जैसे कि यहां पर आपको समझ में आया होगा, जैसे विलायक और विलय। ठीक है, समझ में आया? अर्थात विलियन विलय और विलायक के सम्मिलित से बनता है, मतलब के रूप में होता है। मतलब अगर विलय और विलायक मिलेंगे तभी आपका विलियन बनेगा। ठीक है, समझ में आया? अब विलय की मात्रा तो मैंने आपको बताया ही था। विलय क्या होता है? विलय जो कम मात्रा में हो, जैसे वह पदार्थ जो अन्य पदार्थों में
घुलने का काम करता है उसे विलय कहते हैं। मतलब घुलने का मतलब वो कम मात्रा में रहेगा, वो घुलेगा, ठीक है। जैसे पानी है, पानी एक गिलास में भर दिए, चीनी डालोगे, उसके बाद घोलोगे ना, तो जो घुलने का कार्य करता है वो खुद घुल जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, विलय होता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं विलायक। विलायक को भी समझ लेते हैं थोड़े शॉर्ट भाषा में। देखो क्या कह रहा है, वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को अपने में घोल लेते हैं। जैसे पानी जो है वो चीनी को क्या कर लेता है, अपने में घोल लेता है, ठीक है। वही क्या होता है, विलायक होता है। जैसे पानी और चीनी के विलयन को में पानी में जो विलयन होता है, विलयन में जो पानी विलायक है और चीनी क्या है, विलय है। मतलब ये क्या होता है, अपने आप में घोल लेता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस पॉइंट को नोट कर लो, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, H2O, जो H2O जल है, ठीक है। जल को हम सर्वात्रिक विलायक मानते हैं। मतलब जल अगर कहीं पर है तो ये हमेशा विलायक के ही रूप में होगा। जल ही हमेशा क्या होगा, विलायक के रूप में होगा, क्योंकि मैं इसे विलायक के रूप में माना जाता है साइंस में, ठीक है। ये हमेशा विलायक के ही रूप में मिलेगा, आपको विलय के रूप में नहीं मिल सकता, ठीक है। क्या ये हमेशा किस में मिलेगा, विलायक के ही रूप में मिलने वाला है, ठीक है। अधिकतर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस पॉइंट को देखो क्या कह रहा है, तापमान के बढ़ने से ठोस पदार्थ का विलयता, ठीक है, जो ठोस पदार्थ का विलयता बढ़ जाती है। मतलब क्या कह रहा है, तापमान के बढ़ने पर। देखो पहला नंबर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आप पानी लो, ठीक है। पानी में चीनी को घोलो। जब पानी में चीनी को घोलोगे तो क्या होगा, जानते हो क्या होगा, वो घुलेगा, लेकिन टाइम लगेगा। अगर वही पानी, अब उस पानी को लो और गर्म करो, उसके बाद चीनी को घोलो, तो वो क्या होगा, जल्दी घुलेगा। चीनी जो होगा वो ठोस पदार्थ है, वो क्या होगा, जल्दी घुलेगा, ठीक है। तो विलयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब घुलने की शक्ति क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। लेकिन गैसों की विलयता घट जाती है। मतलब जो गैस होता है, अगर उसका तापमान बढ़ेगा ना, तो विलयता क्या हो जाती है, उसकी घट जाती है। क्या हो जाती है, गैसों की विलयता घट जाती है। मतलब दूर दूर कण हो जाएंगे। मान लो आप एक गैस को गर्म करते हो नीचे से, ठीक है, तो उसका क्या होगा, कण दूर दूर होने लगेगा। एक समय आएगा गैस फट जाएगा। तो उसका मतलब क्या हुआ, उसके कण क्या हुए, दूर दूर हो गए। कण क्या हुए, दूर दूर हो गए। मतलब वो मिलना नहीं चाहते आपस में, तो विलयता कम हो जाएगी ना। समझ में आया। ये भी पॉइंट आपके लिए क्या होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पॉइंट को स्टार लगा लो। क्या कर लो, इस पॉइंट को स्टार लगा लो। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, जब दो विलयन का प्रसरण दाब, ठीक है, प्रसरण दाब समान होता है तो उसे आइसोटोनिक कहा जाता है। क्या है, प्रसरण दाब, ठीक है, क्या होता है, समान होता है। उसका जो प्रसरण दाब, मतलब पानी का दाब और चीनी का दाब अगर एक समान हो गया तो क्या होगा, वो प्रसरण दाब कहा जाता है। अगर वो समान हो गया उसका, ठीक है, उसका प्रसरण दाब क्या हो गया, समान हो गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक कहते हैं या आइसोटोनिक कहते हैं, ठीक है। समझ में आया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो ये भी पॉइंट अच्छा है, ये भी पॉइंट आप पर स्टार लगा लो, ठीक है। इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं भाई। एक एक टॉपिक में बता रहा हूँ गाइस, ठीक है, एक एक टॉपिक में बता रहा हूँ, इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहां से भी एक क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चंस तो बनता ही बनता है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चंस तो बनता ही बनता है। यहां से आपके क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहां पर, इसे समझो, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब देखो इस चीज को समझते हैं। देखो ये चीज क्या कह रहा है, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कह रहा है, ये तो क्वेश्चन पूछा ही गया है, इस पर स्टार लगा लो। ये तो कई बार पूछा गया है, ठीक है, इस पर स्टार लगा लो आप लोग, ठीक है। अब यहां पर देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। सांद्र NaOH, सॉरी गाइस, क्या कह रहा है, नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। Na क्या है, HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक। HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड के एक भाग सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, के 3 भाग
के समांगी मिश्रण, ठीक है, के 3 भाग के समांगी मिश्रण। अगर इसके जो है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर 3 अणु ले लेते हैं और जो नाइट्रिक एसिड है उसका 1 अणु लेते हैं और इसका समांगी मिश्रण कहते हैं, तो क्या बनेगा? अम्लराज। क्या बनेगा? अम्लराज बनेगा, ठीक है। अम्लराज किसे कहेंगे? अगर हम नाइट्रिक एसिड और क्या कर लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिला देते हैं तो क्या बनता है? अम्लराज बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्वाराइजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वाराइजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यहां पर देख लो, बहुत ही मेन पॉइंट, बहुत ही मेन पॉइंट। ये क्वेश्चंस बना हुआ था, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहां तक क्या कहा जाता था कि अगर इसके मिश्रण को, इसके सीधा ये क्वेश्चंस लिखा था कि इसके मिश्रण को अगर हम मिला देते हैं तो क्या बनता है। तो ऑप्शंस में अम्लराज नहीं दिया गया था, ऑप्शंस में अम्लराज नहीं दिया गया था, बट इसका नाम भी अम्लराज है, एक्वाराइजिया दिया गया था। आपको फंसाने के लिए ये पॉइंट दे सकता है और आपको पॉलिटेक्निक सफर ना एक एक पॉइंट बताएगा भाई, एक एक पॉइंट। अब सोचो, इतना पॉइंट बता रहा है, ठीक है, एक्वाराइजिया, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर से जरूर नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है? अम्लराज को एक्वाराइजिया भी कहा जाता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और इसमें सोना Au तथा क्या प्लेटिनम घोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या करने के लिए, इस अवक्रिया को कराने के लिए हम सोना तथा प्लेटिनम मतलब को घोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? तभी ये अवक्रिया होता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। जब तक हम इनको नहीं घोलेंगे, इन दोनों को अगर नहीं घोलेंगे, तब तक ये अवक्रिया नहीं होने वाली है, ये आप लोग मन में बैठा लीजिए, ठीक है। अब आता है सबसे मेन पॉइंट। अब यहां से मेन पॉइंट शुरू होता है, जो कि अब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यहां से आपके 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स, ठीक है। ये जितना ऊपर पढ़ लियो ना, जितना 9-10 मिनट में पढ़ लियो, 12 मिनट में, उतना आपका 5 से 6 क्वेश्चन फिक्स है। मेन क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। आइए, अब यहां से कुछ क्वेश्चन और बनने वाले हैं, ठीक है। देखो, विलयन की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? मात्रा के आधार पर देखो, विलय के मात्रा के आधार पर विलयन के 3 प्रकार होते हैं। कैसे? विलय समझते हो ना, जो कम मात्रा में हो, जैसे संतृप्त विलयन, ठीक है, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। अब बताओ इन दोनों में से होगा क्या? देखो, संतृप्त विलयन वह विलयन होते हैं जिसमें आसानी से घुल जाते हैं, ठीक हो, कम मात्रा में रहेगा। जो विलय की मात्रा होगी वो कम मात्रा में रहेगी, कम मात्रा में रहेंगे, आसानी से घुल जाएंगे। देखो क्या कह रहा है, वैसे विलयन जिसमें विलय पदार्थों की आवश्यकता अनुसार, जो मात्रा जो होती है आवश्यकता अनुसार हो, और उससे संतृप्त विलयन कहते हैं। जो विलय का पदार्थ होता है, जो विलय मतलब चीनी और पानी मिलाते हो, आवश्यकता अनुसार मिलाओगे तो चीनी घुल जाएगा, आपको दिखेगा नहीं, तो उसे हम क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन कहेंगे, ठीक है। समझ में आया? संतृप्त विलयन। अब देखो, जैसे यहां पर आपको मैं बता दूं क्या क्या चीज घोलने के लिए कहेगा। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। देखो क्या कह रहा है, नमक, चीनी और अन्य घोल के सामग्री पानी में घोलना, ठीक है। अगर नमक भी घोलते हो ना, तो नमक नहीं दिखता ना, जब आप लोग क्या कहते हो, शरबत बनाकर पीते हो, ठीक है, तो नमक उसमें नहीं दिखता ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन कहेंगे। आप अपने घर में भी देख सकते हो, ठीक है, ये विलयन लेसन का। अब देखो, असंतृप्त विलयन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, वैसे विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा आवश्यकता से कम घुली हो, मतलब जो विलय हो उससे कम घुली हो। मतलब एक होता है आवश्यकता, जैसे जितना आवश्यकता है उतना घोल दो, ठीक है, तो वो संतृप्त विलयन। लेकिन उससे कम घुली हो, जैसे कभी कहते हो ना कि चाय फीकी है, कहते नहीं हो चाय फीकी है, या सब्जी में नमक कम है, ठीक है, कहते हो ना, तो उसी प्रकार। या शरबत में चीनी कम है, ठीक है, कहते हो ना, शरबत में नमक कम है, कहते हो कि नहीं? कहते हो ना। तो उसी प्रकार
उसी प्रकार वही होता है, मतलब नमक आपने कम डाला तो उसे हम क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहेंगे। मतलब ये अभी संतुष्ट नहीं हुआ, ये जो विलयन है ना ये संतुष्ट नहीं हुआ है, मतलब उसी को हम क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे देखो जो एक कप गर्म कॉफी में 1 चम्मच चीनी मिलाने से असंतृप्त घोल बनता है, ठीक है। 1 चम्मच अगर चीनी मिलाते हो ना तो असंतृप्त मतलब फीका फीका लगेगा, ठीक है। तो फीका नहीं लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। अब उसी प्रकार क्या होगा, वो असंतृप्त विलयन होगा। अब देखो अति संतृप्त विलयन क्या होगा। अति संतृप्त विलयन का मतलब समझते हो, विलय की मात्रा अधिक हो जाए, जैसे कहते हो चीनी ज्यादा हो गया, ठीक है, सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, और क्या कहते हो कि जो आपने क्या बनाया, शरबत बनाया, शरबत में नमक ज्यादा हो गया, आप पानी मिला दो, नींबू मिला दो, ठीक है, और अधिक मिला दो ताकि ये कंट्रोल में हो जाए, ठीक है। तो वही चीज यहां पर दिया गया है। देखो क्या कह रहा है, वैसे विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा आवश्यकता से बहुत अधिक हो, ठीक है, बहुत अधिक घुल गई हो विलय की मात्रा, ठीक है, एवं उसमें अधिक उस तापमान पर नहीं घुलाया जा सकता, मतलब उसे अगर अधिक तापमान कर दिया जाए तो भी नहीं घुलाया जा सकता। कभी ऐसा देखे हो कि चीनी ज्यादा डाल दी हो, अब चीनी घुल नहीं रही है, पानी में घुल नहीं रही है, तो क्या करते हो, अगर उसे गर्म भी कर रहे हो तो भी वो नहीं घुल रही है, ऐसा होता है, तो भी वो चीनी नहीं घुल रही है। तो ऐसा होता है, तो ऐसा किसके कारण होता है, आइए समझते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, असंतृप्त विलयन होता है, ठीक है। आप देखो असंतृप्त विलयन भी कुछ प्रकार के होते हैं, आओ समझते हैं। देखो घोलने के आधार पर विलयन के प्रकार, जैसे घोलने के आधार पर विलयन के 2 प्रकार होते हैं। कैसे, देखो समांग विलयन और विषमांगी विलयन, ठीक है। मतलब इसे समांगी विलयन भी कह सकते हैं, विषमांगी विलयन भी कह सकते हैं, ठीक है। समांगी विलयन क्या होता है, इसके बारे में समझो, आओ समझते हैं समांगी विलयन होता क्या है। यहां पर देखते हैं क्या कह रहा है, वैसे विलयन जिसमें विलय पदार्थ एक दूसरे में 100% घुल हो सके, ठीक है, या घोला जा सके, ठीक है। मतलब जो विलय और विलायक हो वो आपस में संतुष्ट हो जाए, मतलब अच्छी तरीके से घुल जाए, मतलब दिखे ना, जो विलय के पदार्थ हैं वो दिखे ना पानी में, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, समांगी विलयन कहेंगे, ठीक है। जैसे पानी चीनी का विलयन, या पानी में दूध का विलयन, पानी में नमक का विलयन, ये सब क्या हो गया, आपका समांगी विलयन हो गया। अब देखो विषमांगी विलयन क्या होता है। विषमांगी विलयन मैं आपको ऊपर बता दूं, विषमांगी विलयन क्या होता है। विषमांगी विलयन, अगर आपने पानी में बालू मिलाया तो अगर उसे कुछ समय के लिए स्थिर रख दोगे तो नीचे बालू बैठ जाएगा कि नहीं, आप लोग बताइए। नीचे बालू बैठ जाता है कि नहीं, बैठ जाता है सर, आप कहोगे हाँ सर बैठ जाता है। आइए समझते हैं फिर, विषमांगी विलयन उसे ही कहते हैं। देखो विषमांगी विलयन वैसे विलयन जिसमें विलय पदार्थ एक दूसरे से 100% नहीं घुला रहता है, जैसे विषमांगी विलयन, उसे विषमांगी विलयन कहते हैं। जैसे नदी का गंदा पानी या वायुमंडल का धूल के कण। अब बताओ, आपने एक चीज तो नोटिस किया होगा, क्या नोटिस किए होगे, जैसे सुबह होती है तो खिड़की अगर आपकी खुली हुई है, खिड़की खुली हुई है ना, खिड़की खुली हुई है, जब सूर्य का प्रकाश, मान लो सूर्य का प्रकाश आपके कमरे में आता है तो एक समय ऐसा लगता है कुछ, मैं आपको फोटो भी दिखा दूं, फोटो भी लाया होगा यहाँ पर, अगर उसका फोटो दिखा दूं, यहाँ पर देखो कुछ इस प्रकार दिखता है कि नहीं, कुछ इस प्रकार दिखता है, उसमें धूल के कण आते हुए, धूल के कण ऐसे आते हुए, प्रकाश आता है तो प्रकाश में धूल के कण दिखाई देते हैं ना। आज देखना, आज शाम को ना रात होगी, जलाना बल्ब, तो फिर देखना धूल के कण होते हैं, सच में आज देखना, साइंस मजा आएगा। अगर आज आप लोग देख लोगे, या अभी रात हो गई हो, आपके पास रात हो गई हो, वीडियो देख रहे हो, तो आप अभी बल्ब जलाकर देख लो, कमरे का लाइट बंद करो, ऑफ करो, बल्ब जलाओ, अब देखो कि उसमें कुछ कण दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है, ऐसा करके देख लो, ठीक है, ऐसा आपको दिखेगा,
ठीक, मैं इसीलिए फोटो लेकर आया हूं कि आपको समझा सकूं अच्छी तरीके से कि आप कभी भूले ना। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसी प्रकार यहाँ पर वायुमंडल में धूल के कण, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, वायुमंडल में धूल के कण। अब देखो इसका कोई एक प्रभाव भी होता है, ठीक है, उसको भी समझाने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो बिस्मांगी विलयन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, बिस्मांगी विलयन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला निलंबन और दूसरा क्या होता है, कोलाइडी। ठीक है, पहला क्या होता है निलंबन और दूसरा क्या होता है कोलाइडी। ठीक है, समझ में आया। अब देखो निलंबन क्या होता है, निलंबन देखो, निलंबन समझो, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। देखो विजातीय मिश्रण क्या होता है, विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित हो जाते हैं। मतलब पूरे माध्यम में क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। आइए मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो वैसे बिस्मांगी विलयन जिसमें विलय के कण की त्रिज्या 10⁻⁵ सेंटीमीटर होती है। कितनी, 10⁻⁵ सेंटीमीटर से बड़ा क्या होता है, से बड़ा या हो या उससे निलंबित, निलंबन कहते हैं उसे, क्या कहेंगे, निलंबन कहेंगे। ठीक है, 10⁻⁻6, ठीक है, क्या होगा 10⁻⁻6। ठीक, समझ में आया, सेंटीमीटर समझना। अब देखो जैसे इसका उदाहरण दिया गया, नदी का गंदा पानी। आपने एक ग्लास में पानी लिया, क्या लिया, आपने एक ग्लास में पानी लिया और उसमें धूल के कण मिला दिए, बहुत छोटे छोटे धूल के कण मिला दिए, बालू, बालू होता नहीं जो आता है सीक सीमेंट में मिलता है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, उस बालू को मिला दिए तो क्या हो जाएगा, एक समय के लिए तो वो निलंबित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा। आपने नदी देखा है, नदी जैसे हमारे आसपास एक अयोध्या नदी है, ठीक है, अयोध्या में एक नदी है ये, तो उसने वहां पर मैंने उसे देखा है। ठीक है, उसमें क्या होता है, बालू निलंबित हो जाती है। क्या हो जाती है, बालू जो होती है वो निलंबित हो जाती है। ठीक है, समझ में आया, समझ में आ गया ना। उसके बाद वायुमंडल में धूल के कण, वायुमंडल में मैंने आपको बताया वो निलंबित रहती हैं, आपको दिखती नहीं। ठीक है, जल्दी दिखती नहीं, कुछ कण दिखता नहीं, कुछ कण जो बड़े होते हैं वो दिख जाते हैं, जो नहीं बड़े होते हैं वो नहीं दिखते। ऐसा क्यों, वो निलंबित हैं, उसे आप नहीं देख सकते सिंपल आंखों से। ठीक है, उसके बाद वायुमंडल में धुआं इत्यादि, वायुमंडल में धुआं आप नहीं देख पाओगे, देख पाओगे लेकिन एक्चुअली है धुआं। ठीक है, धुआं है, आप नहीं देख पा रहे हो लेकिन है। अब कोलाइडी, अब कोलाइडी विलयन क्या होता है, आइए समझते हैं। पदार्थ का कण समान रूप से प्रतिक्षेपित रहता है, मतलब पदार्थ का कण समान रूप से प्रतिक्षेपित रहता है, परंतु ये बिस्मांगी होती है। क्या होती है, ये बिस्मांगी होती है, मतलब ये बिस्मांगी भी होती है। ठीक है, ठीक है, समझ में आए बिस्मांगी क्या होता है। अब देखो वैसे बिस्मांगी विलयन जिसमें विलय के कण क्या होते हैं, 10⁻⁵ से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक हो, उसे हम कोलाइडी कहते हैं। क्या कहते हैं, इससे इसके मतलब और बहुत छोटे भी हो सकते हैं, 10⁻⁵ से छोटे कण हो सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, कोलाइडी विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे, कोलाइडी विलयन। जैसे दूध, पनीर, शहद, सेंट, पेंट, क्रीम इत्यादि। अब क्या समझ पाए इसमें, कोलाइडी विलयन क्या होता है। आपने देखा है दूध में कोलाइडी विलयन आपको दिखाई नहीं देता, कहोगे सर दूध में कैसे कोलाइडी विलयन होगा। हाँ, अब समझ में आया, दूध में भी कण होते हैं, दूध में भी कण होते हैं। क्या होते हैं, दूध में भी कण होते हैं, मैंने आपको यहां पर ये दिखाया, ऐसे होते हैं। तो अगर आप प्रकाश को डालोगे, यहां एक ग्लास ले लो, ठीक है, ग्लास ले लो और यहां से प्रकाश को डालो। क्या करो, प्रकाश को डालो। कैसे, क्या, कौन सा लेंस लो, अवतल लेंस लो, कौन सा, उत्तल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस लो। ठीक है, उत्तल लेंस लो और वहां से एक प्रकाश डालो और उत्तल लेंस से क्या होगा, ये प्रकाश इकट्ठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये प्रकाश इकट्ठा हो जाएगा और इकट्ठा होगा जिस तरफ से
जिस तरफ से ये प्रकाश जाएगा, ऐसे प्रकाश जाएगा, वहां पर आपको कण दिखाई देगा। सच में अब कण है तो ये क्या होगा, विक्षेपित हो जाएगा, इसका प्रकाश क्या हो जाएगा, विक्षेपित हो जाएगा यहां से। ठीक है, क्या हो जाएगा, विक्षेपित हो जाएगा। ये चीज ध्यान ना, कोलाइडी विलियन। ठीक है, ये कोलाइडी विलियन, ये टिंडल का शंकुआकार क्षेत्र है। ठीक है, शंकुआकार जो पॉइंट होगा ना वहां पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आया, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब देखो, कोलाइडी विलियन भी दो प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट यहाँ पर मैं पढ़ा दे रहा हूँ। देखो क्या कह रहा है, प्रयास, ठीक है, उसके बाद जेल, ये दो प्रकार होते हैं इसमें कोलाइडी विलियन में। देखो प्रयास क्या होता है, देखो क्या होता है, वह द्रव में द्रव का विलयन, ठीक है, द्रव का विलयन हो, वह द्रव जिसमें द्रव का विलयन, जैसे दूध, इत्र, पेंट, क्या होता है, गेंद, गोंद। ठीक है, क्या है, गोंद। ठीक है, यहाँ पर आपको गोंद दिया गया है। ठीक, ये चीजें आपको समझ में आया। अब जेल क्या होता है, जैसे आप चिपचिपा पदार्थ, फेस वॉश देखें, क्रीम, फेस वॉश, ठीक है, वो चिपचिपा है। यह ठोस में द्रव का विलयन हो, जैसे वो ठोस रहता है, हल्का ठोस रहता है कि नहीं, जो चिपचिपा पदार्थ रहता है ठोस रहता है ना, उसमें कुछ द्रव के विलयन रहते हैं, उसी प्रकार को कहा जाता है। जैसे पनीर, ठीक है, शहद, फेस वॉश, शैम्पू, क्रीम, देखते हो ना, क्रीम वगैरह हल्का चिपचिपा रहता है, ठोस भी रहता है। ठीक है, पानी की तरह थोड़ी रहता है वो। ठीक, अब उसके बाद कोलाइडी विलयन या कोलाइडी के लक्षण। कोलाइडी के लक्षण क्या होते हैं, कोलाइडी समांगी दिखाई देते हैं। कोलाइडी जो होते हैं ये समांगी दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में यह विषमांगी होता है। ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो कोलाइडी समांगी दिखाई देते हैं, आपको समांगी, दूध समांगी दिखाई देता है, परंतु वास्तव में क्या होता है, वो विषमांगी होता है। मतलब जो दूध है वो विषमांगी है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। दूध क्या है, विषमांगी है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करें, कोलाइडी से गुजरते हुए प्रकाश कण, जो प्रकाश की किरण होती, किरणपुंज प्रकीर्णित या क्षय हो जाती है। मतलब कुछ वापस चली जाती, कुछ वहीं से खत्म हो जाती हैं, कुछ बाहर निकल जाती हैं। ये मैंने आपको दूध वाले टिंडल प्रभाव में दिखाया है। ठीक है, टिंडल प्रभाव क्या होता है, यहाँ पर देखो समझ लो, इसे मैं आपको समझा देता हूँ। कोलाइडी के मुख्य गुण देखो क्या कह रहा है, ये इससे क्वेश्चंस पूछते हैं, टिंडल प्रभाव से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। देखो जय प्रकाश के किरण पुंज को अंधेरे कमरे में कोलाइडी विलयन से गुजरते हैं तो यह विलयन में प्रकाश का पथ अस्पष्ट दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसमें कुछ कण होते हैं। ठीक है, कण नहीं होगा तो आपको प्रकाश का जो रास्ता है या वे है वो आप नहीं देख पाओगे। ठीक है, लेकिन प्रकाश पार नहीं कर पाता, इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगर प्रकाश नहीं पार कर पाता तो इस प्रभाव को क्या कहेंगे, टिंडल प्रभाव कहेंगे। अब देखो टिंडल प्रभाव का कारण यह है कि कोलाइडी कण प्रकाश की किरण का प्रकीर्णित करता है, जो प्रकाश की किरण होती है उसे प्रकीर्णित करता है। ये मेन पॉइंट, ठीक है, ये चीजें आपने देख ही लियो। ये भी एक टिंडल प्रभाव ही मैंने आपको बताया। जो ये है ना प्रकाश, जो इस तरफ से प्रकाश आ रहा है आपको दिख रहा है, ये भी आपका क्या है, एक टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। ठीक है, समझ में आया। अब यहां से देख लो क्या कह रहा है, सूर्य की किरण अंधेरे कमरे में किसी छेद से होकर आती है तो ये किरणें के पथ में उपस्थित धूल के कण दिखाई देने लगते हैं। मैंने कहा ना, धूल के कण दिखाई देने लगेंगे अगर आप बल्ब जलाकर भी देखते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, सिनेमा हॉल में जब प्रोजेक्टर, हाँ अब देखो, अगर जो बच्चे ना सिनेमा हॉल में मूवी वगैरह देखने गए होंगे ना, तो अच्छा हाँ अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे दुर्गा का पूजा होता है ना, दुर्गा मैया का पूजा, तो वहां पर एक प्रोजेक्टर लगाया जाता है, पर्दा चलता है ना,
पर्दा जानते हो ना, जो पर्दे चलता है कंप्यूटर से सीधा वहां पर दिखाई देगा, पर्दे पर एक बहुत बड़ा दिखाई देने लगता है ना। तो वो जो प्रोजेक्टर होता है उसके आगे देखो धूल के कण, छोटे छोटे कण दिखाई देंगे कि नहीं, है ना, दिखाई देंगे। तो उसी का प्रकार यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। अब स्कंदन क्या होता है? ये दूसरा प्रकार है कोलाइडी का। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों के अपेक्षण की क्रिया को क्या कहते हैं? अपेक्षण की क्रिया को। ठीक है, अपेक्षण को क्रिया को क्या कहेंगे? स्कंदन कहेंगे। जैसे कट जाने पर, ठीक है, कट जाने पर जब खून का बहाव रोकना हो तो उस स्थान पर फेरिक क्लोराइड, क्या कहते हैं? क्लोराइड, यहाँ पर क्या कहते हैं? फेरिक क्लोराइड या फिटकरी का प्रयोग करना। अब फिटकरी का प्रयोग किया जाता है, जानते हो? जब बाल वगैरह कटाने जाते हो, जो दाढ़ी वगैरह, आपके पापा वगैरह जब दाढ़ी वगैरह कटाने जाते हैं ना, दाढ़ी को जब छिलाने जाते हैं ना, तो वहां पर पत्ती लग जाती है, ब्लेड लग जाती है ना। अब लग जाती है तो वहां पर क्या लगाता है वो नाई? क्या लगाता है? फिटकरी को भिगोता है और उसके बाद लगा देता है। तो वहां से क्या होगा? खून बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? खून बंद हो जाता है, खून बहना रुक जाता है। और इस प्रक्रिया को स्कंदन के रूप में फलस्वरूप होती है। ठीक है, और बाउ नियम गति, ठीक है, ब्राउन नियम, ठीक है, ब्राउन नियम गति। ठीक है, ये क्या होता है? कोलाइडी विलयन के कण, ठीक है, क्या होता है? कोलाइडी विलयन के कण सदैव विभिन्न दिशाओं में अनियमित रूप से गति करती हैं, तो उसे ब्राउनी नियम के गति कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है? इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। किसमें किया? 1827 में। अब देखो विलयन की क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक यहाँ से अब तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट शुरू हो गया है। ठीक है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही शुरू हो गया अब। ठीक है, अभी तक तो आपको मैंने सिंपल क्वेश्चन बताए कि कहाँ से कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन अब ये क्वेश्चंस ना आपके बहु एग्जाम में न्यूमेरिकल के रूप में पूछे जाएंगे। किसके रूप में? न्यूमेरिकल के रूप में पूछे जाएंगे। आइए समझते हैं। देखो, नॉर्मलता किसी विलयन में घुले हुए विलय, ठीक है, क्या होता है? सांद्रता तो आप लोग जानते हो, सांद्रता कैसे निकालते हैं? सांद्रता कैसे निकालते हैं? विलय, ठीक है, विलय, ठीक है, विलय, ठीक, विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, क्या होगा? विलय के मोलों की संख्या। यहां पर विलय के मोलों की संख्या बटे में क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? विलयन के मोलों की संख्या। क्या हो जाएगी? विलयन के मोलों की संख्या। ठीक है, ये आप सांद्रता निकाल लोगे किससे? विलय के मोलों की संख्या बटे में विलयन की मोलों की संख्या। ठीक है, विलयन समझ में आना चाहिए, विलायक नहीं, विलयन। ठीक है, समझ में आया? ये सांद्रता निकल जाएगी। सांद्रता निकालने का फार्मूला आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, अब देखो नॉर्मलता निकालने के लिए क्या होता है? नॉर्मलता निकालने के लिए किसी विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या। क्या होता है? विलय ग्राम तुल्यांक की संख्या। क्या होता है? ग्राम तुल्यांक की संख्या। अब ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या होता है इसके बारे में भी बताने वाले हैं, को नॉर्मलता कहते हैं। ग्राम तुल्यांक की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता को एन से क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। और ग्राम तुल्यांक की संख्या को ई से प्रदर्शित किया जाता है। किससे किया जाता है? ई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यहां पर समझ में आया? ये आपका सूत्र हो गया, ये आपका सूत्र है। ठीक है, ई बराबर क्या होगा? यहां पर देखो, ई बराबर होगा विलय के अणुभार, ठीक है, विलय का अणुभार और धनात्मक आयनों की संख्या। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगी? धनात्मक, उस विलय में कितने धनात्मक आयनों की संख्या है उसका संख्या से यहां पर भाग दे दो, तो आपकी क्या हो जाएगी? तुल्यांकी भार निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्राम तुल्यांकी भार निकल जाएगा। इससे आपको समझ में आया ग्राम तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा? ठीक है, और सूत्र आपका ये है। ठीक है, सूत्र आपका ये है। ठीक,
समझ में आया? यहाँ पर W क्या है? W है विलय का भार, यहाँ पर देख लो W क्या है? विलय का भार और विलयन का आयतन, ठीक है। V क्या है? विलयन का आयतन, जो कि आपको नॉर्मलता निकालने में मदद करेगा। ये आपकी नॉर्मलता निकालने में आसानी से मदद करेगा। तो इस सूत्र को आप लोग नोट कर लो, ठीक है। चलो, ये सूत्र है बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद आता है मोलरता। मोलरता, एक होता है मोलरता, ठीक है, यहाँ पर रा और ता आ जाएगा। एक होता है मोललता, ठीक है, ललता मतलब ला और ता आ जाएगा। दोनों में अंतर समझो, एक में रा और ता आएगा, ठीक है, एक में ला और ता आएगा, ठीक है। दोनों में अंतर समझना, ठीक है। आओ समझाता हूं अंतर। देखो क्या है, यहां पर है आपका सिंपल, ठीक है। यहां पर क्या है? सिंपल। किसी विलयन के घुले हुए विलय के ग्राम मोल, ठीक है, उसका ना क्या होगा? मोल में ग्राम मोल या मोलों की संख्या कर दो, ठीक है। विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, विलयन में, ठीक है। किसी विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम मोलों की संख्या, ठीक है, क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे हम? मोलरता कहेंगे। मतलब जैसे m बराबर हम क्या लिख सकते हैं? विलय के मोलों की संख्या। क्या लिख सकते हैं? विलय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन। क्या कहेंगे? विलयन का आयतन, वो भी लीटर में। किसमें? विलयन का आयतन, वो भी लीटर में। किस में रहेगा? वो भी लीटर में रहेगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। यहां पर देखो विलयन का आयतन दिया गया है कि नहीं? सिंपल है। अब देखो मोललता में क्या फर्क है? मोललता में क्या फर्क है ये जानना जरूरी है। देखो मैंने अभी क्या बताया, यहां पर m नॉट, इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे? m नॉट से प्रदर्शित करेंगे। m नॉट बराबर क्या होता है? यहां पर भी विलय के मोलों की संख्या होगा। क्या होगा? ऊपर तो हमेशा विलय के मोलों की संख्या होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या होगा? यहां पर विलायक का द्रव्यमान होगा। विलायक का होगा, यहां पर बिलियन नहीं होगा भाई, यहां पर बिलियन नहीं होगा, विलायक का द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान वो भी केजी में। किसमें? द्रव्यमान वो भी केजी में, ठीक है। समझ में आया? वो भी केजी में रहेगा, समझ लो। वहां लीटर में रहेगा, यहां केजी में रहेगा। वहां लीटर में रहेगा, यहां केजी में रहेगा। वहां लीटर में, यहां केजी में। वहां लीटर में, यहां केजी में, ठीक है। समझ में आया? वही चीज। अब यहां पर सूत्र देख लो, सूत्र को समझ लो। सिंपल, मैंने आपको सूत्र हिंदी में भी बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, इस सूत्र को समझ लो। यहां पर लिखा भी है कि विलायक का भार हमेशा केजी में रहेगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 500 मिली लीटर क्यूब, क्या कह रहा है? 500 मिलीलीटर क्यूब विलयन में इतना ग्राम NaOH को घोला गया है, ठीक है। तो विलयन की नॉर्मलता क्या होगी? नॉर्मलता बताना है। बताओ, नॉर्मलता का सूत्र मैंने ऑलरेडी बताया। नॉर्मलता का सूत्र मैंने ऑलरेडी बताया कि नहीं? बताया कि नहीं? बताया ना। अब देखो नॉर्मलता, यहां पर W और V होना चाहिए मेरे पास। W क्या होना चाहिए? विलय का भार। अब विलय का भार कैसे निकालेंगे? देखो विलय का भार कैसे निकालेंगे? यहां पर देखो इतना मिलीलीटर और इतना ग्राम, ठीक है, 120 ग्राम NaOH में घोला गया। कोई भी चीज है विलयन में और NaOH घोला गया, तो विलयन की नॉर्मलता क्या होगी? आइए समझते हैं। देखो नॉर्मलता निकालने के लिए आपको तुल्यांकी भार निकालना है। तुल्यांकी भार निकालने के लिए क्या होगा? तुल्यांकी विलय क्या है आपका? 120 है कि नहीं? उसके बाद क्या होना चाहिए उसमें? प्लस माइनस, प्लस का धनात्मक चिन्ह कितना है? धनात्मक, तो ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। धनात्मक चिन्ह कितना है? एक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 120। आपका क्या आ गया? तुल्यांकी भार 120 आ गया, ठीक है। इतना ग्राम, 120 ग्राम, ठीक। अब आपको लगाना कैसे है? आपको नॉर्मलता निकालना है। n बराबर क्या होता है? W अपान V इंटू 1000 बटे में E का मान आपको दिया गया है कि नहीं? दिया गया है कि नहीं? आपको W
120 आपको ग्राम दिया गया है, ये आपको क्या दिया गया है, m दिया गया है। मतलब क्या होता है n बराबर क्या होता है, W/m, ये तो होता है ना W/m, ठीक है। अब यहां पर गुना कर दो n से, ठीक, कि m/w होता है, ये बताओ क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर, यहां पर मोलों की संख्या बराबर क्या होता है आप लोग बताओगे, और इसका सूत्र यहां से n का सूत्र लगाकर आप लोग आसानी से w निकाल लोगे, ठीक है। तो w कैसे निकालोगे, w निकालने के लिए n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है m/w, क्या होता है m/w, ठीक है। तो आपको दिया क्या गया है, आपको दिया क्या गया है, यहां पर बताइए आपको दिया क्या गया है, दिया क्या गया है ब्रो, बताओ सभी लोग बताओ आसानी से, ठीक है। यहां से आप W निकाल सकते हो, ठीक, सिंपल है, W निकाल सकते हो, ठीक, लेकिन ऑलरेडी आपको W दे दिया गया है 120 ग्राम, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां से W इस सूत्र से निकाल सकते हो, ये सूत्र बताना मेरा धर्म था, ठीक है, तो आपको लगाना भी है। तो 120 हो जाएगा, उसके बाद 500 आपको नीचे दिया गया है, और मिलीलीटर है तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, बदल गया ऑलरेडी, तो यहाँ पर 1000, ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में आपका एक क्या हो जाएगा 120, ठीक है, क्योंकि आपने ई का मान निकाला 120, तो 120 से 120 कैंसिल, 0 से 0, 0 से 0, 5 दूनी 10, तो क्या हो जाएगा आपका नॉर्मलता 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, नॉर्मलता सिंपल 2 आ जाएगा। इसी प्रकार आपको सूत्र लगाना था, ठीक है। अब आता है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या होता है, मोल प्रभाज क्या होता है, सिंपल बताइए आप लोग, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या, ठीक है, विलय के मोलों की संख्या, और क्या हो जाएगा नीचे विलियन के मोलों की संख्या कर लो, या विलियन की मोलों की संख्या कर लो, या विलय प्लस विलायक की मोलों की संख्या कर लो, ये दोनों आपका होता है, ठीक है। ये सूत्र है, आसानी से आप लोग लगा लीजिएगा, और ये क्लास यहीं पर एंड होता है। अब आपका जो अगला क्लास होगा वो क्वेश्चंस का होगा, ठीक है, ओनली न्यूमेरिकल का, ठीक है। तो इस क्लास को देखिए, अगर ये क्लास में अच्छा लगा और मजा आ रहा था केमिस्ट्री पढ़ने में, तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए, ठीक है, ये पीडीएफ केवल हमारे ऐप पर मिलता है, कहाँ पर, ऐप पर फ्री मटेरियल वाले ऑप्शंस में, तो जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर टेस्ट भी आपको फ्री में मिलता है, टेस्ट दीजिए और आसानी से पढ़िए, ठीक है। और हाँ, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर सारे इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय जय भारत, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।